तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 87 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे वोजन की जो शॉप होती है गोल्डन एक्सचेंज मर्चेंट, उसके अंदर चोरी हो जाती है, सारे का सारा माल चोरी हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में मैजिस्ट्रेट को दिखाते हैं, यानी गवर्नर को दिखाते हैं कि वो इसको इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, लेकिन उन्हें यहाँ पर कोई भी ट्रेसेस नहीं मिलते। वो लोग इस बात से काफी हैरान हो रहे होते हैं कि हमें यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं मिल पाया और इतना सारा सामान जो था वो एक ही रात में कैसे गायब हो गया। और इसी के साथ ही दूसरी तरफ दिखाते हैं कि वो जो शॉपकीपर होता है वो वोजन के सामने सर झुकाता है, कहता है सर प्लीज मेरा सर कलम कर दे, मैं यहाँ पर एक अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर सका और पूरी की पूरी दुकान लुट गई और मैं यहाँ पर इसको बचा भी नहीं पाया। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जल्दी से अपना सर उठाओ। तो वो कहता है नहीं नहीं सर, इसमें मेरी गलती। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से मास्टर कल्ट लीडर और साथ में ग्रैंडफादर दोनों उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर हमें बहुत बड़ी मुश्किल में डाल दिया, जिसकी वजह से वो बेचारा बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है। तो वोजन उसे कहता है जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ, इंसानों से ही गलतियां होती हैं और हम लोग अपनी गलतियों से सीखते हैं। तुम्हें पता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कितनी ज्यादा गलतियां की थी, इतनी गलतियां करने के बाद आज मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया जो तुम्हारे सामने हूं। फिर साथ ही उसे कहता है कि लेकिन हम लोग इस बात को जस्ट ओवरलुक तो नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर इसकी तह तक जाना होगा। शॉपकीपर उसे कहता है तो फिर सर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे। तो वोजन कहता है कि जल्दी से मूजिन और साथ में शुई को मेरे पास लेकर आओ। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि शुई जो होती है मूजिन के हमारे वोजन के पीछे पीछे चल रही होती है और वोजन उसके आगे आगे चल रहा होता है। शुई सोच रही होती है कि यहाँ पर इसने मुझे बुलाया क्यों, जब इसने मुझे कोई बताने ही नहीं, कोई बात नहीं बतानी। जब इसने मुझे बुलाया इसके साथ ही मुझे कहा कि मेरे पीछे आ जाओ, तो वो उसे कहती है बताओ तो सही तुम मुझे कहां पर लेकर जा रहे हो, आखिर क्या काम है, तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन वोजन जो होता है उसे पहले तो कोई जवाब नहीं देता। फिर साथ ही वो उसे कहता है हम लोग इस वक्त उस चोरी किए हुए माल को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। पता तो चल ही गया होगा गोल्डन एक्सचेंज मर्चेंट के अंदर सारे का सारा सामान लुट गया है और मैं जाकर उसको ढूंढने वाला हूं। शुई कहती है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्या सारे का सारा सामान चोरी हो गया। तो वो कहता हाँ सारे का सारा सामान चोरी हो गया, इसी वजह से हमें जल्दी से जल्दी अपने सामान को वापस ढूंढना होगा। और इसी के साथ ही वो लोग जो होते हैं वो सामने एक बिल्डिंग के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। तो वो कहता है कि हम लोग यहीं पर उसको ढूंढने वाले हैं, अपने सामान को भी साथ ही उन चोरों को भी जिन लोगों ने हमारे सामान को चोरी किया है। तो शुई उसे कहती है लेकिन तुम यहाँ पर उनको कैसे ढूंढने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर इन गलियों में तो वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। क्या तुम्हें लगता है किसी गली के चोर ने ये सब कुछ किया होगा। वो कहता है नहीं, मुझे नहीं लगता कि किसी गली के चोर ने ये सब कुछ किया है, किसी बहुत ही पावरफुल किसी बंदे ने जिसकी पूरी की पूरी इन्फ्लुएंस है उसने यहाँ पर ये सब कुछ किया है। एक रात में पूरे के पूरे सामान को गायब करना और फिर साथ ही वहां पर कोई निशान भी ना छोड़ना, ये किसी प्रोफेशनल का काम है। तो शुई उसे कहती है लेकिन तुम इस वक्त जिस बिल्डिंग के सामने आकर खड़े हो गए हो ये तो सिर्फ और सिर्फ एक गैम्बलिंग का अड्डा है। क्या तुम्हें लगता है कि इस कासिनो के अंदर से हमें वो चोर मिलने वाले हैं जिन लोगों ने तुम्हारे माल को चोरी किया है। तो वो कहता है नहीं मुझे वो नहीं मिलने वाला, लेकिन मुझे इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, चलो जल्दी से मेरे पीछे आ जाओ। और इसी के साथ ही वो लोग उस कासिनो के अंदर आ जाते हैं। जैसे वो लोग कासिनो के अंदर आते हैं शुई कहती है यहाँ पर तो बहुत ही गंदी बदबू है, लगता है कि यहाँ पर सभी ठरकी लोग आकर शराब पी रहे हैं। तो वो उसे कहता है कि बदबू के ऊपर ध्यान मत दो। और साइड के ऊपर से एक बंदा निकलता है और कहता है सर मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, हमारे मास्टर आपका वेट कर रहे हैं, प्लीज मेरे पीछे आ जाओ। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है अंदर का दिखाया जाता है, जहां पर हाउ फैक्शन का लीडर जो होता है हमारे वोजन के सामने बैठा होता है और उसे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि शुई यहाँ पर सोच रही होती है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि वो हाउ फैक्शन के मास्टर को नहीं पहचानती। वो कहती है कि यहाँ पर पता नहीं क्या चल रहा है और ये बंदा कौन है। और इसी के साथ ही हाउ फैक्शन का मास्टर उसे कहता है कि सर जैसे आपने मुझे लेटर दिया, इसी के साथ इस पूरे एरिया में पूरे हुनान सिटी में मेरे जितने भी आदमी थे मैंने सभी को काम पर लगा दिया और सभी के पास इन्फॉर्मेशन निकलवानी स्टार्ट की, लेकिन इस बारे में कुछ भी नहीं ढूंढ पाया। प्लीज माफ करिएगा, हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा सुराग भी नहीं ढूंढ पाए, लगता है किसी बहुत ही प्रोफेशनल बंदे ने ये काम किया है। तो वो उनसे कहता है ऐसा कैसे हो सकता है कि हाउ फैक्शन का मास्टर भी यहाँ पर ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पा रहा। और शुई इस बात से काफी हैरान होती है, जबकि हाउ फैक्टर का मास्टर से कहता है कि सर आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने यहाँ पर मुझे इतना ज्यादा हाईली समझा कि हाउ फैक्शन के लोग किसी भी पास किसी भी चीज की इन्फॉर्मेशन निकाल कर ला सकते हैं। लेकिन अफसोस कि ये मसला जो है ये बहुत ज्यादा खास है और यहाँ पर हमें बहुत ही कम टाइम दिया गया है, अगर आप हमें और ज्यादा टाइम देते हैं तो मुझे लगता है कि मैं आपके लिए इन्फॉर्मेशन ला सकता हूँ। फिर साथ ही वो उसे कहता है कि आपने यहाँ पर हुनैन के मर्चेंट गिल्ड के बारे में बताया था कि मर्चेंट के लीडर जो थे वो आपके पास आए थे, उनके बारे में इन्फॉर्मेशन भी इकट्ठी करनी है। तो हमारा वोजन उसे कहता है तो उसके बारे में क्या। तो वो उसे कहता है सर यहाँ की जो हुनैन की मर्चेंट गिल्ड की जो ब्रांच है उन लोगों के पास पता नहीं कहां से काफी सारा माल आ गया और वो लोग यहाँ पर एक जगह ढूंढ रहे हैं जहां पर जाकर अपने माल को सेल कर सके। मुझे लगता है कि वो किसी दूसरे सिटी में जाकर अपने माल की सेल लगाने वाले हैं जहां पर वो सारे का सारा माल बेच देंगे। लेकिन ये बात हैरान करने वाली है कि उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया कि उनके पास है क्या। वोजन कहता है कि इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन है। तो वो कहता है नहीं सर, इसके अलावा मेरे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही मेरे पास कोई सबूत है। तो वोजन कहता है कोई बात नहीं और साथ ही अपने पास पैसों की थैली उसकी तरफ फेंकता और उसे कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसी के साथ ही वोजन उसे कहता है कि अगली इन्फॉर्मेशन मुझे तुमसे ये चाहिए कि जैसे वो मर्चेंट गिल्ड जो है अपना माल बेचने के लिए निकलेंगे मुझे उनके रूट के बारे में बताना कि वो कौन से रास्ते से जाने वाले हैं। और इसी के साथ हमारा वोजन उसे कहता है कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, जबकि वो उसे कहता है सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें हमारे साथ बिजनेस करने के लिए। तो वोजन जो होता है वो वहां से बाहर की
की तरफ चलता है। शुई से कहती है आज ये बंदा कौन था और यहाँ पर तुम्हें इतनी सारी इन्फॉर्मेशन क्यों दे रहा था। तुम्हारा वोजन इसी के साथ उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है और साथ ही वो उसका हाथ पकड़ता और तेजी के साथ भागते हुए वहां पर गैम्बलिंग कासिनो से बाहर निकल आता और कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं। जबकि शुई वहां पर शर्मा रही होती है क्योंकि पहली बार किसी मर्द ने उसका हाथ पकड़ा है। और दूसरी तरफ हाफ एक्शन का मास्टर जो होता है वो अपनी उस थैली को खोलता और कहता है लगता है कि यहाँ पर इसके अंदर काफी सारे सिल्वर कॉइन्स होंगे क्योंकि उसने यहाँ पर मुझे पैसों की एक भरी हुई थैली दी है। जैसे वो उसको ओपन करता है तो उसके अंदर जंग लगे हुए कुछ सिल्वर कॉइन्स होते हैं। तो वो इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि ये क्या, इसके अंदर तो सिर्फ और सिर्फ चिल्लर्स है और मुझे लगा था कि यहाँ पर मुझे काफी फायदा होने वाला है। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमें घर का दिखाया जाता है। घर का सीन दिखाते हैं जहाँ पर शुई जो होती है वापस आने के बाद अपने हाथ की तरफ देख रही होती है और काफी हैरान हो रही होती है क्योंकि पहली बार किसी ने उसका हाथ पकड़ा है। तो वो इस बात से काफी हैरान होती है और अनकंफर्टेबल होती है। जबकि वो हमारे वोजन की तरफ देखती है और कहती है इसको तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता। तो वोजन वहां पर मूजिन से पूछ रहा होता है बताओ कि तुम चूमोन क्लैन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आए हो। तो मूजिन उसे कहता है कि सर चूमोन क्लैन जो है वो बिल्कुल शांत है, उनके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आऊं, उन लोगों ने यहाँ पर कुछ भी नहीं किया। एक बात है कि जिस दिन यहाँ पर हमारा माल चोरी हुआ उससे 2 दिन पहले जहाँ पर हमारी हुनान की ब्रांच का जो गिल्ड लीडर था यानी कि जो यहाँ की एक्सचेंज कंपनी का गिल्ड लीडर था वो वहां पर जाकर चूमोन क्लैन लीडर से मिलने के लिए गया था। सुनने के बाद वोजन उसे कहता है कि हाँ वो ट्रेडर तो हमारे शॉपकीपर से मिलने के लिए आया था और मैंने उसे वहां पर से भगाया था। मतलब यह कि वो चूमोन क्लैन के साथ कोई डील करके आया था, इसी वजह से उन लोगों ने ये सब कुछ किया है। लेकिन चूमोन क्लैन के लोगों ने यहाँ पर डायरेक्टली कुछ भी नहीं किया। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर उनको काफी सारा पैसा दिया गया होगा। चूमोन क्लैन के लोगों ने यहाँ पर बहुत सारा पैसा यूज किया है। तो मूजिन कहता है हाँ सर मुझे भी ऐसा ही लगता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर हुनान की मर्चेंट गिल्ड का जो लीडर है उसको यहाँ पर बहुत सारा पैसा दिया गया है ये काम करने के लिए, जहाँ पर से हमारा माल चोरी करने के लिए, वरना कोई ऐसा काम क्यों करेगा जबकि चूमोन क्लैन के लोग खुद इस सब में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। साथ ही मूजिन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर एक और बात सुनी है। मैंने सुना है कि हुनान मर्चेंट्स गिल्ड के जो लोग हैं वो यहाँ पर एक बिजनेस ट्रिप के ऊपर जाने वाले हैं और उनके पास बहुत सारा सामान है जो वो बेचने के लिए जा रहे हैं। तो मूजिन कहता है क्या वाकई में बिजनेस ट्रिप के ऊपर जा रहे हैं। वो कहता है हाँ सर जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है उन लोगों ने अपने सारे का सारा सामान पैक कर लिया है, उनके पास बहुत सारा सामान है। कहे तो ये रहे हैं कि उन लोगों ने काफी सालों से ये तैयारी की हुई थी कि वो अपना सामान पैक इकट्ठा कर रहे थे और आज जब उनका सामान पूरा हो गया है तो वो निकलने वाले हैं अपने सामान को बेचने के लिए। तुम्हारा पूछना आगे से हंसना शुरू कर देता और कहता है आंख के बदले आंख और जान के बदले जान। अब जबकि उन लोगों ने यहाँ पर पहले हमारे पास से माल चोरी किया है तो फिर हम भी यहाँ पर सेम करने वाले हैं। हम उनके पास से उनका सामान चोरी करेंगे। जैसे वो लोग अपना सामान सेल करने के लिए बाहर निकलेंगे उसी वक्त हम लोग उनका सारा सामान चोरी कर लेंगे। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 87 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट की लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था जब इन लोगों की शॉप से माल चोरी हो जाता है तो हमारा वोजन कहता है कि हम लोग भी उनका माल चोरी करेंगे। तो इस एपिसोड की शुरुआत में कैरवान को दिखाते हैं कि ये लोग मास्क पहनकर उस कैरवान के पास पहुंच जाते हैं। जंगल में ये लोग जाकर माल को लूटने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो वोजन अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच चुका होता है। तो मिस शुई उसे कहती है तुम्हें लगता है कि सिर्फ हम 3 लोग मिलकर यहाँ पर इनके पूरे कैरवान को लूट पाएंगे। तो वो कहता है कि तुम्हें क्यों लगता है कि हम यहाँ पर इनको नहीं लूट सकते, हम 3 लोग काफी हैं। तो इसी के साथ ही शुई उसे कहती है लेकिन क्या तुम्हें लगता है कितने सारे लोगों को लूटना आसान होगा। ये सभी लोग यहाँ पर हुनान मर्चेंट्स हैं और हुनान मर्चेंट्स की तादाद तो काफी ज्यादा है। और अगर तुम्हें लगता है कि इनको लूटना आसान है तो फिर हम लोग यहाँ पर इंतजार किसका कर रहे हैं, चलो ना अभी यहाँ पर चलते और जाकर उनको लूट लेते हैं। तुम्हारा वोजन उसे कहता है नहीं पहले यहाँ पर रुक जाओ, मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। तो शुई उसे कहते हैं कि अचानक से तुम यहाँ पर किस बारे में बात कर रहे हो, पहले तो तुमने कहा था कि हम लोग यहाँ पर इनको लूटने के लिए आए हैं। तुम्हारा वोजन उसे कहता है कि यहाँ पर कुछ अनइनवाइटेड विजिटर्स हैं और उन सभी को पहले देख लेने दो। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है कैरवान का दिखाया जाता है। कैरवान के ऊपर जो एक कैप्टन होता है उसका साथ सोल्जर उसे कहता है कि सर क्या आपको वाकई में लगता है कि ये सेफ है, क्या हम लोग सेफली अपने कैरवान के सभी माल को जगह के ऊपर पहुंचा पाएंगे जहां पर हमें हैंडओवर करना है। तो कैप्टन उसे कहता है कि तुम्हें डर किस बात का है, यहाँ पर कौन से बैंडर्स होंगे जो कि हुनान ब्रांच के गोल्डन मर्चेंट्स के साथ पंगा लेना चाहेंगे। कोई भी यहाँ पर हमारे माल को लूटने की कोशिश नहीं कर सकता, किसी को भी यहाँ पर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमसे पंगा ले सके। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर कोई इतना पागल होगा जो हमसे पंगा लेगा। तो उसका साथी उसे कहता है कि कैप्टन मुझे लगता है कि यहाँ पर जैंग बेगसान जैसा कोई आदमी हमें लूटने की कोशिश कर सकता है, लेकिन जैंग बेगसान वो तो पहले यहाँ पर पकड़ा जा चुका है। मैंने सुना था कि गवर्नर ने उसको पकड़कर बंदी बना लिया था और उसके बाद उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया, यानी उसे फांसी लगा दी गई थी। तो कैप्टन उसे कहता है हाँ ये बात वाकई में सच है, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें आसपास ध्यान रखना चाहिए क्योंकि हमें यहाँ पर पता है कि कोई हमें लूटने के लिए आने वाला है। हमारे पास बहुत ज्यादा सामान है क्योंकि इतना सारा सामान देखने के बाद यहाँ पर इस माउंटेन में जो छोटे मोटे बैंडर्स हैं वो भी हमें लूटने की कोशिश कर सकते हैं, चाहे उनकी जान क्यों ना चली जाए, उन्हें कम से
उसका कुछ माल तो मिल जाएगा। और इसी के साथ ही उनके पास अटैक हो जाता है क्योंकि सामने एक दरख्त गिरा पड़ा होता है। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर तो दरख्त गिरा पड़ा है। जैसे वो लोग वहां पर रुकते हैं उसी के साथ बैंडिट्स वहां पर से निकल आते हैं और कहता है कि सभी के पास अटैक करो। जैसे वो लोग अटैक करते हैं वहां पर एक धमाका होता है। धमाका होने के साथ ही दिखाता है कि उनकी एक दो कार्स होती है वो चोरी हो जाती है और उनका सामान जहां पर से गायब हो जाता है। तो वो लोग सामान लेकर चले जाते हैं और कैप्टन जो होता है वो जाता है और जाकर एक कार के सामने सर झुकाता है और कहता है सर मुझे माफ करिएगा, हमारी कुछ कैरेजेस को चोरी कर लिया गया, हमारे पर अटैक हुआ है और वो लोग हमारे सामान को ले गए हैं और साथ ही पूरी कैरेजेस को भी उठाकर ले गए हैं। पर उस कार के अंदर जो बंदा बैठा होता है वो उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चल रहा है। तो जहां पर ये बंदा जो होता है ये हुनान मर्चेंट्स का चीफ सुपरवाइजर होता है जिसका नाम गोंग जुक होता है। तो गोंग जुक ने यहाँ पर सब कुछ प्लान किया हुआ था। उसे पता था कि यहाँ पर हमारा वुशन और उसकी टीम जो है वो इसे लूटने के लिए आएगी, इसी वजह से सब कुछ प्लानिंग की हुई थी। इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है डोंगटिंग लेक के करीब का दिखाया जाता है जहां पर वो लोग उन सभी घोड़ा गाड़ियां नहीं इसको क्या कहते हैं कार्स को लेकर पहुंच जाते हैं। जहां पर जो रोबर्स होते हैं उन लोगों ने कार्स को चोरी कर लिया। उन्हें चोरी करने के बाद वहां पर आकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। तो बैंडिट्स का जो बॉस होता है वो कहता है कि इनको लूटना तो बहुत ज्यादा आसान था, हमने जितना माल यहाँ पर से चोरी किया अगली 3 जनरेशन तक हम लोग बैठकर खा सकते हैं, अब हमें यहाँ पर कमाने की जरूरत भी नहीं है। सभी लोग वहां पर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि उन लोगों ने एक बड़ा हाथ मार लिया। लेकिन इसी के साथ ही उन कार्ड्स के अंदर से सोल्जर्स निकलते हैं और कहते हैं कि सभी को पकड़ लो, किसी एक को भी मत छोड़ना। इस बात से वो लोग भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि ये रॉयल गार्ड कहां पर से आ गए और ये हमें यहाँ पर क्यों पकड़ रहे हैं, लगता है कि हमें धोखा दिया गया है। इन कार्ड्स के अंदर माल नहीं था बल्कि इन कार्ड्स के अंदर तो सोल्जर्स छुपकर बैठे हुए थे और इसी के साथ ही उन सभी बैंडिट्स को वहां पर बंदी बना लिया जाता है। जबकि हमारा वुजन और उसकी टीम जो होती है ऊपर खड़े सब कुछ देख रहे होते हैं। तो मिस शुयू से कहती है तो ये बात थी, तुम यहाँ पर यही कहना चाहते थे कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अजीब लग रहा है। तो इसका मतलब यह है कि उनके कार्ड्स के अंदर सोल्जर्स बैठे हुए थे और उनके कार्ड्स के अंदर सामान नहीं था। इसका मतलब यह है कि उन्हें पता था कि हम उन्हें लूटने के लिए आने वाले और उन्होंने यहाँ पर पहले से तैयारी की हुई थी। मुझे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर इन बैंडिट्स की वजह से हमारी जान बच गई है क्योंकि बैंडिट्स वहां पर पहले पहुंचा है और उन लोगों ने आकर उनके पर अटैक कर दिया। अगर उन्हें पता होता तो वो कभी भी यहाँ पर इस रास्ते से अपना माल लेकर नहीं जाते अगर बैंडिट्स यहाँ पर आने वाले होते। पूछन कहता है कि मुझे लगता है ये प्लान हमारे लिए ही था। तो शुई उन लोगों से कहते हैं कि चलो शुक्र है कि मास्टर डैन ने यहाँ पर पहले से इस बात का अंदाजा लगा लिया और हमें आगे बढ़ने से रोक दिया। अगर हम लोग वहां पर जाकर अटैक करते, हम लोग अपनी पावर से सोल्जर से बचकर तो भाग जाते, लेकिन इसके बावजूद हमारे पोस्टर छप जाते, गली गली में हमारे पोस्टर्स होते और हमें वांटेड करार दे दिया जाता, यानी कि हम लोग वांटेड हो जाते और उसके बाद हम लोग मुजरिम बन जाते और इस तरह हम लोग मर्चेंट्स गिल्ड के रास्ते से हट जाते। तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा आसान था। और इसी के साथ ही वुशन कहता है कि चलो घर वापस चले और इसी के साथ ही वो लोग घर वापस आ जाते हैं। जब वो यहाँ पर से नेक्स्ट सीन जो होता है वो वाइस एडवाइजर का दिखाया जाता है कि वाइस एडवाइजर को एक बंदा वापस आकर न्यूज देता है और कहता है कि जिन लोगों को वहां पर पकड़ा गया वो सिर्फ नॉर्मल बैंडिट्स हैं, वो लोग डैन फैमिली से नहीं है। तो ये बात सुनने के बाद से बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि हम लोगों ने इतनी प्लानिंग की थी लेकिन डैन फैमिली के लोग वहां पर हमें लूटने के लिए क्यों नहीं आए, मुझे तो लगा था कि वो लोग जरूर वहां पर हमें लूटने के लिए आएंगे। और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इतने लकी कैसे हो सकता है कि उनकी जगह के ऊपर कुछ और बैंडिट्स ने आकर हमें लूटने की कोशिश कर ली। और यहीं पर नेक्स्ट सीन जो होता है डीमन लॉर्ड का दिखाया जाता है कि डीमन लॉर्ड इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और साथ ही उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। स्पेशली वुशन का वो से कह रहे होता है कि तुम तो यहाँ पर एक सिंपल से मिशन को पूरा नहीं कर सके, तुम लोग यहाँ पर सामान को लूट कर नहीं ला सके और तुम सभी लोग यहाँ पर वापस आ गए हो। मुझे लगता है कि किसी ने यहाँ पर तुम सभी को बेवकूफ बना दिया, किसी ने तुम्हें वहां पर पकड़ने के लिए पूरी तैयारी की हुई थी। तो हमारा वुशन इसकी बातें सुनने के बाद काफी गुस्सा हो रहा होता है। तो वो से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें भी यहाँ पर किसी स्मार्ट बंदे की जरूरत है जो तुम्हारे लिए प्लानिंग कर सके, क्योंकि तुम्हारी प्लानिंग बहुत ज्यादा बेकार है। लेकिन उनके पास कोई स्मार्ट बंदा है जो यहाँ पर सारी की सारी प्लानिंग कर रहा है। तो वो वुशन से कहता है कि पहले तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक गार्ड समझ रहा था, लेकिन अब जबकि मैं यहाँ पर तुम्हारी बेवकूफियों को देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि तुम भी हमारे जैसे इंसान ही हो। और इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर लड़ना शुरू कर देते हैं। तो ग्रैंडपा वहां पर आते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है, तुम लोग फाइट क्यों कर रहे हो। साथ ही ग्रैंडपा उनसे कहते हैं कि लेकिन मुझे लगता है कि उनके पास कोई ना कोई स्पेशल बंदा तो है जिसका दिमाग तेज चलता है, जिन लोगों ने यहाँ पर बेवकूफ बनाने के लिए इतना प्लान बनाया हुआ था। तो वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि उनके पास जो भी बंदा है वो यहाँ पर मास्टर जीगाल वून की तरह ही काफी समझदार इंसान है। तो वो कहते हैं क्या वाकई में यहाँ पर जीगाल वून की तरह उनके पास कोई समझदार इंसान है। तो वुशन कहता है क्या तुम उस बंदे की बात कर रहे हो जो लास्ट टाइम मुझसे मिलने के लिए आया था, मेरे लिए वाइन भी लेकर आया था। वुशन कहता है तो फिर ठीक है जीगाल वून को यहाँ पर बुलाओ, चलो जल्दी से उसे मेरे पास लेकर आओ, हम लोग भी उसे यूज करेंगे और उसके पास से प्लानिंग करवाएंगे। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 88 का एंड करेंगे क्योंकि यहीं पर चैप्टर खत्म होगा। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 89 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वुशन जो होता है वहां पर लोगों से कहता है कि जीगाल वून को ढूंढ कर लाओ, हमें भी यहाँ पर एक तेज दिमाग की जरूरत है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि कल्ट लीडर उन लोगों से कहते हैं कि हमें यहाँ पर जीगाल वून की क्या जरूरत है, जबकि मैं यहाँ पर डोंगफेंग हू को बुला सकता हूँ जो कि मेरे डीमन कल्ट का एडवाइजर है, वो भी काफी समझदार इंसान है। वो तो अभी तक यहाँ पर रिटायर्ड भी नहीं हुआ, मैं बस उसे एक मैसेज भेजूंगा और वो भागता हुआ यहाँ पर चला आएगा और उसके बाद उस जैसा दिमाग मैंने कभी नहीं देखा और वो यहाँ पर
तुम्हारे सारे मसले हल कर देगा। जब ग्रैंड मास्टर आगे बढ़ते हैं और उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा ये डोंगफेंग गू जो है ये जीगाल वून से ज्यादा समझदार हो सकता है? जीगाल वून से ज्यादा समझदार कोई भी इंसान नहीं है जिसने यहाँ पर पूरी की पूरी म्यूरियम अलायंस और बाकी के सभी सेक्टर्स को जोड़कर रखा था, और हमें यहाँ पर किसी ऐसे की जरूरत है जो हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक ना करे। तो कल्ट लीडर से कहता है तो फिर तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि मेरा एडवाइजर जो है वो एक गद्दार इंसान है और यहाँ पर हमारी इन्फॉर्मेशन को लीक कर देगा। तो ग्रैंड मास्टर से कहते हैं कि अच्छा ठीक है, फिर ठीक है, तुम अपने डोंगफेंग गू को यहाँ पर बुला लो, क्योंकि तुम्हारे वहां पर ना होने की वजह से अगर तुम उसे भी यहाँ पर यही बुला लोगे तो फिर तुम्हारे डीमन कल्ट को संभालेगा कौन? क्योंकि अगर वो भी यहाँ पर आ जाएगा तो फिर तुम्हारा डीमन कल्ट वहां पर लावारिस हो जाएगा। तो ये बात सुनने के बाद कल्ट लीडर वहीं पर शांत हो जाते हैं और कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम लोग जीगाल वून को ही ढूंढ लो। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें यहाँ पर सेंट्रल प्लेन्स का दिखाया जाता है, जहां पर हीवनली स्वॉर्ड अलायंस वालों ने अपनी नई स्वॉर्ड अलायंस बना ली थी म्यूरियम अलायंस से अलग होकर, क्योंकि 5 बड़े सेक्टर्स ने अलग होकर अपनी जो नई अलायंस थी वो बना ली थी। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी अलायंस तो बना ली थी, लेकिन उनकी अलायंस जो बहुत ज्यादा कमजोर होती जा रही है, क्योंकि कुछ सेक्टर्स जो है वो उनके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है, जबकि बाकी जो सेक्टर्स है पुराने सेक्टर्स वो अभी भी अलायंस के साथ ही थे। यहाँ पर 10 बड़े सेक्टर्स हैं जो कि अभी भी यहाँ पर म्यूरियम अलायंस के साथ है, जबकि 8 बड़े क्लैंस हैं जो कि जिन लोगों ने अपनी नई यहाँ पर स्वॉर्ड अलायंस सोसाइटी बना ली हुई है। स्वॉर्ड सोसाइटी बनाने के बाद उनकी सोसाइटी कमजोर होती जा रही है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर सेक्टर्स को रिक्रूट करना है, लेकिन सेक्टर्स वाले उनकी बात नहीं मानते। हालांकि उनके पास यहाँ पर अभी भी काफी तेज दिमाग के लोग हैं, लेकिन जीगाल वून जैसा बंदा उनके पास नहीं है। तो उन्हें यहाँ पर असल में मास्टर जीगाल की जरूरत है, जो कि यहाँ पर बाकी सभी लोगों को कन्विंस कर सके। बहुत सारे मार्शल आर्टिस्ट ऐसे हैं जो कि यहाँ पर इस बारे में डाउट रखते हैं कि उन्हें किसको ज्वाइन करना चाहिए, क्या वो म्यूरियम अलायंस को ज्वाइन करें या फिर यहाँ पर हिवनली स्वॉर्ड सोसाइटी को ज्वाइन करें। स्वॉर्ड एम्परर के यहाँ पर ना होने की वजह से म्यूरियम अलायंस को भी ज्वाइन नहीं कर पाते, क्योंकि वो म्यूरियम अलायंस भी पहले जैसी नहीं रही, वो भी बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है। 10 में से 6 सेक्टर ये कहते हैं कि हिवनली स्वॉर्ड सोसाइटी जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इस वक्त हिवनली स्वॉर्ड सोसाइटी का जो पैट्रियार्च है वो पैंग क्लैन का पैट्रियार्च है, वो इस वक्त उसका लीडर बन चुका है, लेकिन सभी लोग उसकी पीठ पीछे उसका मजाक उड़ाते हैं। उन्हें लगता है कि ये इस लायक नहीं है कि वो जाकर बाकी की क्लैंस को भी रिक्रूट कर सके और अपनी स्वॉर्ड सोसाइटी को पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सके। जबकि मास्टर पेंग जो है वो यहाँ पर ये सोच रहे होते हैं कि मुझे यहाँ पर जीगाल वून को ढूंढना होगा, जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं पाता तब तक यहाँ पर मैं चैन से कैसे बैठ सकता हूँ, क्योंकि उसके बिना हमारी अलायंस हमारी सोसाइटी जो है ये बिल्कुल भी अब अधूरी है। क्योंकि अगर वो यहाँ पर आ जाता है तभी हम लोग सोसाइटी को ठीक से चला सकते हैं, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हर वक्त मुझे मॉक करते रहते हैं और हमारे फैसलों को अपोज करते रहते हैं। मिस्टर पैंग जिस बंदे की बात कर रहे होते हैं कि जो लोग अंदर से उसे मॉक कर रहे होते हैं, वो टैंग क्लैन का पैट्रियार्च होता है। शीचुआन की टैंग फैमिली का जो पैट्रियार्च होता है वो उसे कहता है कि अगर जीगाल वून जहाँ पर आ जाता है तो बेहतर है, अगर वो नहीं आता तो उससे भी ज्यादा अच्छा होगा। तो वो कहते हैं कि ये टैंग फैमिली के लोग जो है ये काफी ज्यादा खतरनाक हैं, यहाँ पर बाकी सभी लोगों का भी दिमाग खराब कर रहे हैं कि यहाँ पर जीगाल वून को हमारे पास नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये लोग पावर को ओवरथ्रो करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मेरी गद्दी को मुझसे छीन लेंगे, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ पर जीगाल वून को ढूंढना ही होगा। अगर जीगाल वून को जल्दी से जल्दी नहीं ढूंढा तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अंदर से हमारी सोसाइटी को कमजोर कर रहे हैं और हमारी स्वॉर्ड सोसाइटी जो अलायंस है ये बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे जीगाल वून का दिखाया जाता है कि जीगाल वून जो होते हैं ये डोंगटेंग लीग के पास ही होते हैं और वहीं पर अपना डेरा जमाकर बैठे होते हैं। उसकी बेटी भी वहीं पर उसके पास ही होती है। तो वो कहती है डैड यहाँ पर हो क्या रहा है, हम लोग यहाँ पर अलायंस से बच रहे हैं और स्वॉर्ड सोसाइटी से बच रहे हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर देखो तो किस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं, हम लोग तो यहाँ पर ऐसे कह लो कि भिखारियों की जिंदगी गुजार रहे हैं। उसकी बेटी उसे कहती है डैड वैसे तो आप एक बहुत ही समझदार इंसान है, क्या आप अपनी समझदारी को यूज करके यहाँ पर हमारे लिए कुछ खाना या फिर कुछ नया घर का बंदोबस्त नहीं कर सकते, किसी ऐसी जगह के ऊपर नहीं जा सकते जहाँ पर हम लोग अपनी आराम से जिंदगी गुजार सके। इसी के साथ ही साइड के ऊपर से एक बंदा निकलता और कहता है फाइनली जीगाल वून तुम मुझे मिल ही गए। तो मास्टर जीगाल उसे कहते हैं कि अब तुम कौन हो, और इसी के साथ ही वो लोग महसूस करते हैं कि इसकी जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा डेडली, ऐसे लगता है कि जैसे यहाँ पर हमें मारने के लिए आया हो। तो वो बंदा जो होता है उसके सामने वहां पर अपीयर होता है और उसे कहता है कि तुम मुझे भूल भी गए, ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से भूल गए हो। ये बंदा जो है म्यूरियम के 18 पब्लिक एनिमीज में से एक होता है। तो वो अपनी तलवार निकालता है और उसे कहता है क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी वजह से कितने लोग मेरे पीछे लगे हुए हैं, क्योंकि तुमने यहाँ पर मेरे खिलाफ एक ऑर्डर जारी किया था जिसकी वजह से म्यूरियम के लोग मेरा पीछा करते रहे हैं, लेकिन फाइनली तुम यहाँ पर मेरे हत्थे चाड़ी गए। तो आज देखते हैं कि तुम्हें मुझसे कौन बचाने वाला है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपने काम को जल्दी से खत्म करना चाहता और कोई भी बात नहीं करूंगा। और साथ ही अपनी तलवार निकालता जीगाल वून और उसकी बेटी के ऊपर चला देता है। जहां पर से नेक्स्ट इन डैन फैमिली का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा वूशन जो होता है वो मिस शुई को वहां पर ट्रेनिंग दे रहा होता है। मिस शुई उसके सामने वहां पर ट्रेनिंग कर रही होती है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हारा फ्लो बहुत ज्यादा वीक है, हालांकि तुम स्ट्रांग हो लेकिन तुम्हारा फ्लो बहुत ज्यादा वीक है। वो उसे एक नई टेक्निक सिखा रहा होता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर लिमिटलेस सेलेस्टियल स्वॉर्ड आर्ट जो है ये फ्लो के ऊपर फोकस करती है और तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल पानी की तरह बहना होगा, और एक औरत के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है क्योंकि ये टेक्निक बनी ही एक औरत के लिए है। तो वो कहती है कि इस बात का क्या मतलब है कि लिमिटलेस सेलेस्टियल स्वॉर्ड आर्ट जो है ये एक औरत के लिए बनी है। मैंने आज से पहले कभी इसके बारे में नहीं सुना कि ये सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए बनी है। ग्रैंडपा भी वहां पर सोच रहे होते हैं कि मैनर मास्टर यहाँ पर इसको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
मुझे लगता है कि ये शुई के अंदर कुछ ऐसा देख रहे हैं जो मैं यहाँ पर नहीं देख पाया। तुम्हारा वूजन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें जिस सेलेस्टियल टेक्निक को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ एक अल्टीमेट टेक्निक है जो कि नाम जू रियोन की अल्टीमेट टेक्निक थी, जो कि 3 स्काइज में से एक थी। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों दादा पोती जो होते हैं बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और भागते हुए हमारे वूजन के पास आते हैं और उसे कहता है तुमने अभी भी यहाँ पर क्या कहा। तुम्हारा वूजन कहता है क्या तुम्हें मेरी समझ नहीं आई, मैंने कहा कि सेलेस्टियल इमॉर्टल आर्ट जो है ये एक अल्टीमेट टेक्निक है। तो वो उसे कहते हैं नहीं इसके बाद तुमने यहाँ पर क्या कहा कि ये किसकी टेक्निक है। तुम्हारा वूजन कहता है कि मैंने कहा कि ये नाम जूरियोन की टेक्निक है। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें नाम जूरियोन के बारे में कैसे पता चला, तुम उसको कैसे जानते हो। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 89 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट की एपिसोड 90 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वूजन जो होता है वहां पर दोनों दादा पोती के सामने एक नाम लेता है नाम जूरियोन का। जैसे वो ये नाम लेता है तो वो दोनों भागते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर इस नाम के बारे में कैसे जानते हो, ये तो तीनों स्काइज में से एक का नाम है ना नाम जूरियोन, हमने ये नाम पहले भी सुना है और तुम ये कैसे कह सकते हो कि ये वाली टेक्निक जो हमारी फैमिली की स्पेशल टेक्निक है ये नाम जूरियोन की टेक्निक है। हमारा वूजन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर इस टेक्निक के बारे में इसलिए जानता हूँ क्योंकि ये तुम्हारी टेक्निक है, तुम्हारी नामगोंग फैमिली के इंसेस्टर की टेक्निक है। नाम जूरियोन जो कि तुम्हारी नामगोंग फैमिली के इंसेस्टर है, उसने तुम्हारी फैमिली की बुनियाद रखी थी। तो ये बात सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या यहाँ पर हमें अपनी इंसेस्टर के बारे में भी नहीं पता। तो हमारा वूजन कहता है कि तुम दोनों के रिएक्शंस को देखने के बाद तो लगता है कि तुम दोनों को इस बारे में नहीं पता था। तो इसी के साथ ग्रैंडफादर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि नहीं हमें इस बारे में कैसे पता हो सकता है, हमारी एक एंशिएंट बुक के अंदर लिखा गया था कि जहां पर हमारी फैमिली की जो बुनियाद है वो एक औरत ने रखी थी। हमें इस बारे में नहीं पता था कि उस औरत का नाम क्या है और उसके पास क्या क्या स्पेशल एबिलिटीज थी, लेकिन तुम्हें जहां पर इस बारे में पता है कि नामगोंग फैमिली की बुनियाद नाम जूरियोन ने रखी थी। किसी के साथ ही नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वहां पर मास्टर जीगाल की बेटी भागती हुई आ जाती है। वहां पर आने के बाद चलाकर कहती है कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। तो हमारी जो शुई होती है भागती हुई उसके पास जाती है और कहती है कि जियोन जियोन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुम्हारी हालत कैसी हो गई। तो वो उसे बताती है कि शुई प्लीज यहाँ पर मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन ये बात ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे ये बताओ क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो, मेरे डैड इस वक्त बहुत बड़ी मुश्किल में है। वूजन कहता है कि जरा शांत होकर बताओ कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो वो कहती है कि मेरे फादर के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया, वहां पर काफी सारे लोग थे, उनके पास तलवारें थी, उन्होंने मेरे फादर के ऊपर अटैक कर दिया। तो ये बात सुनने के बाद ग्रैंडपा उसे कहते हैं कि बताओ कि तुम्हारे फादर कहां पर है, जीगाल वून इस वक्त कहां पर है। तो वो उसे बताती है कि वो इस वक्त साउथ की तरफ है डोंगटिंग लेक के साथ में, और साथ ही वो रो रही होती है। इसी के साथ ही ग्रैंडपा बड़ी तेजी के साथ वहां पर से भागना स्टार्ट करते हैं और वो साउथ की तरफ निकल जाते हैं, जबकि उस जियोन वहीं पर बैठकर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं अपने फादर को कैसे बचाऊं, मुझे लगता है कि अब तक तो मेरे फादर मर चुके होंगे। जबकि शोरी उसे कहती है कि जियोन प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हारे फादर बिल्कुल ठीक रहेंगे, तुम्हें उन्हें कुछ भी नहीं होने वाला, मेरे ग्रैंडफादर अभी गए हैं ना, मेरे ग्रैंडफादर जाकर उनको बचा लेंगे, ये बहुत ही जल्दी वहां पर पहुंच जाएंगे। जबकि जियोन वहां पर रोते रोते शांत हो जाती है और कहती है क्या तुमने यहाँ पर क्या कहा कि तुम्हारे ग्रैंडफादर वहां पर जाकर उनको बचा लेंगे। फिर साथ ही वो कहती है कि वो बंदा जो यहाँ पर से भाग कर गया वो बुढ़ा आदमी, उसकी बैग कुछ जानी पहचानी लगती है, उसको मैंने पहले भी कहीं पर देखा और उसकी दाढ़ी भी जानी पहचानी लगती है, वो तो बिल्कुल स्वर्ड एम्परर के जैसे दिखाई देते हैं, यानी शुई के ग्रैंडफादर की तरह दिखाई देते हैं। लेकिन स्वर्ड एम्परर तो मर चुके हैं ना, फिर यहाँ पर वो इस जगह के ऊपर क्या कर रहे हैं, क्या शुई के डैड ग्रैंडफादर यहाँ पर मेरे डैड को बचाने के लिए जा रहे हैं। और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें डोंगटिंग लेक के पास का दिखाया जाता है, जहां पर वो काफी सारे लोग होते हैं और वहां पर वो जीगाल एल्डर के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। उनमें से एक दो तो वहां पर डाउन हो चुके होते हैं। तो उनमें जो मेन बंदा होता है वो उसे कहता है कि मैंने तो सुना था कि जीगाल फैमिली के लोग जो उनके दिमाग तेज होते हैं और वो मार्शल आर्ट्स के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, लेकिन तुम्हारी मार्शल आर्ट्स तो काफी ज्यादा बेहतर है, तुमने तो हम में से 2-4 को टपका भी दिया है कि तुम लोगों के बारे में जो बातें थी वो सारी गलत थी, असल में तुम लोग तलवारबाज भी हो, तो अभी तक यहाँ पर जिंदा हो लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाओगे। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा तुम यहाँ पर से भाग कर नहीं जा पाओगे और तुम यहीं पर अब मरने वाले हो। अब यहाँ पर और ज्यादा बातें करके मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बल्कि तुम्हारे मरने का वक्त आ चुका है। वो अपनी तलवार को उसके सामने करता और कहता है कि चलो जल्दी से अब यहाँ पर मर जाओ। फिर साथ ही वो अपनी तलवार को उठाता है और वहां पर तलवार उठाकर उसके ऊपर अटैक करता और कहता है कि तुम्हारा टाइम तो पूरा हो गया जीगाल एल्डर। और जैसे वो उसके ऊपर अपनी तलवार से स्लैश लगाता है तो मास्टर जीगाल बड़ी होशियारी के साथ उसकी स्लैश को वहां पर अवॉइड तो नहीं कर सकते थे, लेकिन अपने वाइटल पॉइंट्स को बचा लेते हैं। तो जब वो वहां पर उसके पास स्लैश लगती है तो वहीं पर नीचे गिर जाते हैं। तो वो बंदा उसे कहता है कि देखो तो जरा, तुम्हारे बारे में मैंने सही सुना था कि तुम एक बहुत ही समझदार इंसान हो, तुमने चालाकी के साथ यहाँ पर अपनी बॉडी की पोजीशन को चेंज किया ताकि तलवार जो है वो तुम्हारे वाइटल पॉइंट्स को हिट ना करे, तुम्हारे वाइटल ऑर्गन्स बच गए हैं, लेकिन तुम कब तक यहाँ पर बच पाओगे, अगर तुम यहाँ पर इस अटैक से बच जाते हो तो खून बहने से मर जाओगे। मास्टर जीकाल उसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि यहाँ पर मैंने अपने दिमाग को यूज नहीं किया, बल्कि तुम्हारी तलवारबाजी बहुत ज्यादा खराब है, तुम्हारी तलवार
के अंदर इतना दम नहीं था कि तुम मुझे मार पाते। सामने वाला गुंडा उसे कहता है कि तुम यहाँ पर मौत के बहुत ज्यादा करीब हो, एक पांव तुम्हारा कब्र में और तुम यहाँ पर अभी मेरे साथ मजाक कर रहे हो। इस तरह की बातें तो सिर्फ और सिर्फ एल्डर जीगाल ही कर सकता है। तो मास्टर जीगाल की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। गुंडा सोच रहा होता है कि मैं इसे यहाँ पर जिंदा भी छोड़ देता हूँ तभी यहाँ पर मर जाएगा, ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा क्योंकि इसकी बॉडी से बहुत सारी ब्लीडिंग हो रही है और उसकी स्ट्रेंथ यहाँ पर फेड होती जा रही है। और उसका एक साथी साइड के ऊपर से निकलता है और उसे कहता है कि बॉस अगर तुम यहाँ पर इसको अपने हाथ से नहीं मारना चाहते तो फिर मुझे करने दो, मैं यहाँ पर इसकी गर्दन काटता हूँ, तुम रेस्ट कर लो। इसी के साथ ही अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ता है और कहता है कि इसने हमारे साथ जो कुछ भी किया था उसके बाद हम लोग यहाँ पर इसे इतनी शांति भरी मौत कैसे दे सकते हैं। मैं इसे यहाँ पर बहुत ही दर्दनाक मौत देना चाहता हूँ। पहले मैं इसकी पूरी बॉडी को यहाँ पर काटूंगा, फिर साथ इसकी स्किन छीलूंगा और उसके बाद देखना इसको मारूंगा। मास्टर जीगाल वहां पर सोच रहे होते हैं कि लगता है कि मेरा वक्त आ गया, लेकिन मेरी बेटी जॉन यहाँ पर से काफी दूर चली गई होगी, वो यहाँ पर से बच जाए मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं यहाँ पर अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था। और वो गुंडा जो होता है अपनी तलवार उठाता और कहता है कि अब तुम यहाँ पर मरने वाले हो। और मास्टर जीगाल सोच रहे होते हैं कि अलायंस लीडर मैं आपके पास आने वाला हूँ। जैसे वो अपनी तलवार उठाता है इसी के साथ उसका हाथ कट जाता है और मास्टर जीगाल जो होते हैं स्वॉर्ड एम्परर वहां पर चिल्लाकर कहते हैं तुम कमीनों कहीं के मेरे दोस्त को यहाँ पर हट मत करो। ये देखने के बाद उन सभी लोगों के पसीने छूट जाते हैं, मुंह खुले के खुले रह जाता है क्योंकि वो लोग वहां अपने सामने वहां पर स्वॉर्ड एम्परर को देख रहे होते हैं। और स्वॉर्ड एम्परर एक पावरफुल इंसान है, एक बहुत ही पावरफुल टाइटल उसके पास है, इसका मतलब यह है कि वो पावरफुल ही होगा। इसी वजह से वो सभी लोग वहां पर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जबकि मास्टर जीगाल जो होते हैं उसकी आवाज सुनने के बाद उसकी तरफ देखने के बाद कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो स्वॉर्ड एम्परर है। इसका मतलब यह है कि स्वॉर्ड एम्परर अभी तक जिंदा है। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 90 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। रूथलेस डीमन ऑफ द पास्ट के एपिसोड 91 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि स्वॉर्ड एम्परर जो होते हैं वो मास्टर जीगाल वून को बचाने के लिए जंगल में जाते हैं। तो वहां पर जाने के बाद जब वो अटैक करते हैं तो मास्टर जीगाल वून उसे देखते पहचान जाते हैं और कहते हैं कि ये कोई और नहीं हो सकता क्योंकि इस तरह की मार्शल आर्ट सिर्फ और सिर्फ वही यूज करते हैं। इस तरह के फेशियल एक्सप्रेशन, इस तरह के व्हाइट हेयर और साथ में इस तरह की हाथ में एक तलवार वो भी फिर्मली पकड़ी हुई, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्वॉर्ड एम्परर अपने हाथ में पकड़ सकते हैं। और ये स्वॉर्ड एम्परर है, मुझे इस बात का कोई शक नहीं है, मुझे लगता है कि ये स्वॉर्ड एम्परर ही हैं। तो स्वॉर्ड एम्परर मास्टर जीगाल वून के सामने खड़े होते हैं और मास्टर जीगाल वून वहां पर सोच रहे होते हैं कि ये वाकई में जिंदा हैं। तो ये प्रेशर सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की बॉडी से निकल सकता है और बाकी के सभी सोल्जर, बाकी के सभी गुंडे जो होते हैं वहां पर घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। अगर हमारे सामने वाला बंदा जो हमारे सामने खड़ा है, जो बुढ़ा आदमी, अगर जो वाकई में स्वॉर्ड एम्परर है तो फिर यहाँ पर हमें कुछ और सोचने की बजाय यहाँ से भागने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर फाइट करेंगे तो हमारे जिंदा रहने के चांसेस बिल्कुल जीरो हैं। लेकिन इसी के साथ उसका और इतना ज्यादा प्रेशर वाला होता है कि वो लोग वहां पर से हिल भी नहीं पा रहे होते। तो वो कहते हैं कि स्वॉर्ड एम्परर हमारे सामने खड़ा है लेकिन हम लोग यहाँ पर से निकल नहीं पा रहे, हम लोग यहाँ से भाग नहीं पा रहे, ऐसा लगता है जैसे कि हमारी मौत तो यहाँ पर तय है। इसी के साथ ही स्वॉर्ड एम्परर जो होता है उस बंदे से कहते हैं तुम्हारा नाम वू गोकजिन है ना। तो वू गोकजिन उसे कहता है कि स्वॉर्ड एम्परर आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, आज यहाँ पर चल क्या रहा है कि इस छोटे से सिटी में आप यहाँ पर इस जगह के ऊपर क्या कर रहे हैं, इस जंगल में आपका क्या काम है। बात सुनने के बाद स्वॉर्ड एम्परर उसे कहते हैं कि मेरे यहाँ पर होने का मतलब यह है कि तुम सभी लोगों की जिंदगी यहाँ पर खत्म हुई, तुम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हो। तो ये बात सुनने के बाद वो गोकजिन उसे कहता है कि हमें यहाँ पर कोई मौका मिलेगा ताकि हम लोग यहाँ पर से बचकर जा सके, हमें यहाँ पर से निकलने का कोई ना कोई मौका तो मिलना चाहिए। दूसरा गुंडा उसे कहता है कि स्वॉर्ड एम्परर सर अगर आप चाहें तो हम लोग यहाँ पर अपना एक एक बाजू काट कर आपको दे सकते हैं, कंपनसेशन के तौर पर हमारा एक बाजू रख ले, प्लीज हमें जान से मत मारें। तो स्वॉर्ड एम्परर कहता है कि अच्छा तो तुम लोग यहाँ पर से जिंदा बचकर जाना चाहते हो, अगर तुम यहाँ पर से जाना चाहते हो तुम लोगों को अपने सर काटने होंगे, अगर अपने सर काट कर मुझे दे जाते हो तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तो वो गोकजिन उसे कहता है कि सर जी आप किस तरह की बात कर रहे हैं, अगर हम लोग यहाँ पर अपने सर काट कर दे देंगे तो फिर हम लोग जिंदा कैसे रहेंगे, हम लोग तो यहाँ पर मर जाएंगे। और इसी के साथ उसकी गर्दन काट जाती है। सबसे पहले वो गोकजिन की गर्दन कटती है और पीछे वाला बहुत ज्यादा घबरा जाता है। और इसी के साथ ही स्वॉर्ड एम्परर जो होते हैं यानी ग्रैंडपा जो होते हैं अपनी तलवार को घुमाकर वहां पर उन सभी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट करते हैं। वहां पर टोटल 3 लोग होते हैं और वो एक ही झटके में वहां पर सभी लोगों को मार डालते हैं। जबकि मास्टर जीगाल वून वहां पर अभी भी बैठे सोच रहे होते हैं कि ये वाकई में स्वॉर्ड एम्परर हैं और कहते हैं मुझे लगता है कि ये वाकई में स्वॉर्ड एम्परर है क्योंकि इसके अलावा और कोई हो ही नहीं सकता, इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदे के ऊपर रिलाई कर सकता है और वो स्वॉर्ड एम्परर है। और इसी के साथ ही वो वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। तो नेक्स्ट सीन 10 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 10 दिन के बाद उनकी बेटी जो होती है बाहर बैठी होती है, जीगाल जियोन जो होती है वो बाहर बैठी होती है, वहां पर बैठकर अखरोट खा रही होती है। जब किसी के साथ ही शोई उसके पास आती है और उसे कहते हैं कि जियोन तुम कैसी हो, तुम यहाँ पर क्या सोच रही हो, तुम किस सोच में गुम हो। तो इसी के साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर इस बात की पड़ी है कि मैं कैसी हूँ, लेकिन क्या तुमने इस बात में बारे में सोचा कि मैं इस हालत में पहुंची कैसे। तो शोई से कहते हैं कि इस बात का क्या मतलब है। इसी के साथ ही उसे कहती है तुम्हें पता नहीं है कि मैं यहाँ पर हो क्या रहा है, लास्ट टाइम मैं और मेरे
मेरे फादर यहाँ पर आए थे, हम लोग यहाँ पर वाइन लेकर आए थे, उस वक्त तुम यहीं पर थी, यानी कि तुम यहीं पर थी उस वक्त जब यहाँ पर तुम्हारे ग्रैंडपा भी यहीं पर थे और हम लोगों ने आकर उनसे बात भी की थी। हम लोग तुम्हारे ग्रैंडपा को ढूंढने के लिए कितने ज्यादा परेशान थे। स्वर्ड एम्परर और तुम दोनों यहाँ पर छुप कर बैठे हुए थे, लेकिन तुम लोगों को हमारे पर जरा तरस नहीं आया कि तुम लोग यहाँ पर हमें इस सीक्रेट के बारे में बता दो, तुमने हमें क्यों नहीं बताया। सुनने के बाद शुयू से कहती है कि ये हमारा सीक्रेट था, हम इसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकते थे, प्लीज मुझे माफ करना। लेकिन इसी के साथ ही जियोन ज्योति आगे से उसे गाली देकर वहां से चली जाती है और कहती है कि तुम कमी नहीं कही कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, और साथ ही वो गुस्से के साथ चली जाती है। जबकि शुई सोच रही होती है कि ये क्या हो गया, ये मेरी सबसे बेस्ट फ्रेंड थी, लेकिन अब ये यहाँ पर मुझे कमी नहीं कहकर चली गई। यहीं पर से दूसरी तरफ का सीन दिखाते हैं जहाँ पर हमारा वूशन जो होता है वो मास्टर जीगाल से पूछता है कि आप तुम ठीक हो। तो मास्टर जीगाल कहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर कंप्लीटली रिकवर तो नहीं हुआ, लेकिन मैं पहले से काफी ज्यादा बेहतर हूँ। तुमने मुझे जो एलिक्सर्स दिए थे वो काफी ज्यादा बेहतर है, अब मैं यहाँ पर खतरे में तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। फिर साथ ही वो अलायंस लीडर से पूछते हैं, अलायंस लीडर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो कहते हैं कि अब मैं यहाँ पर अलायंस का लीडर नहीं हूँ, ना ही मैं यहाँ पर स्वर्ड एम्परर हूँ, मैं तो बस एक बुढ़ा आदमी हूँ जो यहाँ पर लेक के किनारे रहता हूँ। मास्टर जीगाल वून से कहते हैं कि सर मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि आप अभी तक जिंदा हैं, और इस बात से मुझसे ज्यादा खुश यहाँ पर कोई भी नहीं हो सकता। तो स्वर्ड एम्परर आगे बढ़ते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक जिंदा रहने के लिए। तो फिर साथ ही उसे कहता है कि सर मुझे बताएं क्या व्हाइट मास्क वाले बंदे आप ही हैं, वो जो कहानी का कैरेक्टर मास्क पहनकर यहाँ पर लोगों की मदद कर रहा है, क्या वो आप हैं? तो वो कहते हैं कि हाँ वो व्हाइट मास्क वाला बंदा मैं ही हूँ। और इसी के साथ ही वहां पर कल्ट लीडर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि डिमोनिक कल्ट के लीडर आप ही यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि ब्लैक मास्क वाले बंदे आप हैं। मैंने यहाँ पर आप लोगों की बहुत सारी कहानियां सुनी है कि आपने यहाँ पर काफी कुछ राइटियस किया है, लेकिन अगर लोगों को इस बारे में पता चल जाए कि अलायंस के लीडर स्वर्ड एम्परर और डीमन एम्परर यानी कि 5 एम्परर्स में से 2 एम्परर एक ही घर में एक ही छत के अंदर है, तो वो सभी लोग तो यहाँ पर बेहोश हो जाएंगे, क्या यहाँ पर चल क्या रहा है। फिर साथ ही वो हमारे वूजन की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है कि ये दोनों अगर यहाँ पर एक दूसरे के साथ अमन और शांति के साथ है, इसका मतलब यह है कि इस बंदे की वजह से है। के साथ ही वो उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं जीगाल वून यहाँ पर आपकी मदद करना चाहता हूँ, जिस तरह से आप चाहें मैं उस तरह से आपकी मदद करूंगा, बस आप मुझे बताएं कि आप यहाँ पर मुझसे किस तरह से मदद लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमारी एपिसोड 91 का एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।